गुड इवनिंग। मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म बाय नवीन सिंह के इस यूट्यूब चैनल से। सही विद्यार्थियों गुड इवनिंग। और आइए मैं जो है सो आपके हर प्रश्नों का पूरी सार्थकता के साथ, तार्किकता के साथ, सरल शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराता हूं। यदि किन्हीं विद्यार्थियों कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो अपना कमेंट के माध्यम से विचार जरूर रखेंगे। चलिए, प्रश्न है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अब देखिए, प्रश्न ये ऐसा है कि वयोवृद्ध महिला के नाम से मतंगनी हजारा को जाना जाता था। मतंगनी हजारा, इसे वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता था, जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल के क्षेत्र में आंदोलन की थी। अनपढ़ होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी यह बेहतर तरीके से वहां पर नमक आंदोलन में समग्रता के साथ भाग ली थी। अब यहां पर चूंकि अरुणा आपका मतंगनी हजारा नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं भी विकल्प में है। अरुणा आशफ अली जो है यकीनन तौर पर, हाँ विद्यार्थी जी, मैं इसके झा के यहां ही पढ़ाता हूं। यकीनन तौर पर अरुणा आशफ अली की भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्वालियर टैंक मैदान में ये झंडोत्तोलन की थी और भूमिगत रहकर आंदोलन का कुशल नेतृत्व भी की थी। दिल्ली की पहली महिला, स्वतंत्र भारत में दिल्ली की पहली महिला मेयर भी चुनी गई थी। लेकिन चूंकि विद्यार्थी जी यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प है, तो अरुणा आसफ अली उस परिस्थिति में उत्तर देना होता है। अब 4 विकल्प ही है और 4 में से किसी एक को चुनना है। तो वयोवृद्ध ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, उसी प्रकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो थी, वयोवृद्ध महिला, वो कहलाती है मतंगनी हजारा। और ये विकल्प में है नहीं, इसलिए उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसलिए इसका सबसे सही उत्तर होगा अरुणा आसफ अली नहीं, बल्कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो बतलाया गया उससे आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो अरुणा आसफ अली की भूमिका है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 के सूर्योदय के पूर्व ही बंदी बना लिया गया। तब अरुणा आसफ अली जो है भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व की थी। आलोक कुमार, फिलहाल तो मैं 2 दिन शनिवार रविवार का डिस्कशन लेता हूं, अन्य दिन के बारे में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी देखिए, अंबेडकर के नाम पर काफी कुछ चर्चा परिचर्चा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये नेता थे। ये जो है देश के पहले, स्वतंत्र भारत के पहला, चलिए राहुल कुमार, इसलिए गलती बता दी है कि आपको आंसर में सी दिया हुआ था। राहुल कुमार, मैंने तो देखिए उसकी पूरी व्याख्या करके अरुणा आसफ अली के बारे में ही बतलाया और पूरी व्याख्या के साथ मतंगनी हजारा का उत्तर दिया। ऐसा नहीं था कि मैं सीधे डायरेक्ट उत्तर दे दिया। गलत उत्तर नहीं है राहुल कुमार। वयोवृद्ध लेडी जो है वह मतंगनी हजारा ही कहलाती है। राहुल कुमार, तर्क सी आंसर होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा ये भी तो आप लिख दें। वयोवृद्ध लेडी के नाम से मशहूर, मैंने बताया अरुणा आसफ अली विकल्प में उत्तर कभी कभी, चलिए किसी आप फेसबुक और नेट पर देखे होंगे, तब जो है सो उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प नहीं होता है, वो 4 विकल्प में एक चुनना होता है। तब अरुणा आसफ अली के बारे में प्रश्न जो है सो पूछ दिया जा, उत्तर आपको विकल्प के रूप में दे देते हैं। तो उत्तर यहां सबसे सटीक उत्तर जो है वो आपका अरुणा आसफ अली नहीं, मतंगनी हजारा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा। अरुणा आसफ अली, इसका उत्तर जो है
नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर अब वयोवृद्ध की बात है। तो अरुणा आसफ अली का जन्म देखो है कब, 1909 ईस्वी में। अरुणा आसफ अली का जन्म है 1909 ईस्वी में। अब अरुणा आसफ अली भाग ली 1942 ईस्वी में। 42 में अर्थात उसकी आयु कितनी है, 33 वर्ष। क्या 33 वर्ष की अवस्था में किसी व्यक्ति को वयोवृद्ध लेडी के नाम से पुकारेंगे? बोलिए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछ जवाब चाह रहा हूं। क्या इनको जो है किसी व्यक्ति को जिसका उम्र जन्म 1909 ईस्वी में हुआ हो, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली है, क्या वो वयोवृद्ध लेडी के नाम से जानी जाएगी? राहुल जी, थोड़ी सी हर चीज को, सर क्या यही डिस्कशन हमको या 6 से 8 मैथ साइंस का तैयारी कर रहा हूं। मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन तौर पर यहां जो 40 नंबर का है ये काफी महत्व का चीज होता है। राहुल जी, मैं उम्मीद करता हूं, हो सकता है बाबू पिछले बार का सेम क्वेश्चन का आंसर यही था, तो अब उत्तर जो है सो किसी ने दिए हो। तो ये तो मैंने बताया कि अरुणा आसफ अली का जन्म देखिए 1909 है। अरुणा आसफ अली का नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तो उनकी अधिकतम आयु क्या हो जाएगी, 47 आदि स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए हैं, तो उस वक्त उनकी आयु कितनी वर्ष हो जाएगी बताइए? उनकी आयु जो है क्या हो 38 वर्ष होगी। तो 38 वर्ष की अवस्था में कोई वयोवृद्ध लेडी के नाम से मशहूर होगी मेरे दोस्त राहुल बाबू? आयोग तो यही माना था आंसर बीपीएससी, तो उसको सुधार, कभी कोई मुकदमा नहीं किए, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किए। ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो सुधार दिया जाएगा। मतंगनी हजारा को, जो कि बंगाल की थी 1930 के क्षेत्र में, इसे वयोवृद्ध लेडी के नाम से जानी जाती थी। अब तो देखिए आपके सामने उम्र भी दिया हुआ है, तो कैसे इसको मान लें? थोड़ी सी तो यदि कहीं गलत हो गया है तो उसको सुधारने की मौका तो मिलना चाहिए विद्यार्थी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व में से एक थे। 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, तब ये मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान की मांग किए। और पहला व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल का बयान था कि हिंदू और मुसलमान दोनों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा, पूजा पद्धति दोनों भिन्न है, इससे दोनों का एक साथ विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे तो पहले जो है मुसलमानों का एक अलग देश हो, वह शब्द का प्रयोग किए 1930 में मोहम्मद इकबाल। और 1933 में नाउ एंड नेबर के नाम से चौधरी रहमत अली पहला व्यक्ति थे जिसने पाकिस्तान शब्द का गठन किया। तो मुसलमानों के लिए अलग देश हो, ऐसा विचार, मुसलमानों के लिए अलग देश हो, ऐसा विचार सबसे पहली बार जो है वह दिया गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। पाकिस्तान शब्द का गठन 1933 में किया गया रहमत अली के द्वारा। और 1942 में पाकिस्तान के लिए पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सर हिस्ट्री पॉलिटी में अच्छा अंक थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ, समझ के साथ रटने का प्रयास नहीं करना है, थोड़ी सी समझ के साथ बनाएंगे तो बड़े आसानी से नंबर आपको आएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा गया? ये थे बीडी सावरकर, पहला विद्वान थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारा। बाल गंगाधर तिलक
ने गीता रहस्य ने क्या किताब लिखा? गीता रहस्य के नाम से किताब लिखा। ये 1916 में होम रूल आंदोलन के क्षेत्रीय स्तर पर उसे बढ़ावा देने का काम किए। इसके पहले जो है, इसके पहले वो 1893 में गणेश महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव के नाम से संस्था ये स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया। बिपिन चंद्र का पाल क्रांतिकारी लीडर के रूप में। सर मेरा हिस्ट्री पॉलिटी में अच्छा अंक कैसे आए, मैंने बतलाया कि थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ, समझ के साथ क्वेश्चन को हल करना है। प्रश्न को आगे पीछे देख करके हल करना है, विकल्प को अच्छी तरह से पहचान करके हल करना है। तो उत्तर क्या हो गया? चलिए राहुल जी, आपको मैं संतुष्ट कर सका। चलिए, इसके लिए आप हमारी बातों से संतुष्ट हुए। मैंने तर्क के आधार पर आपको दिया, बात बताए और आपको पसंद आया, उसके लिए धन्यवाद आपको राहुल जी। पीडीएफ तो बाबू मैनेजमेंट बात करेंगे। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल, अब देखिए महात्मा भगत सिंह की फांसी, महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़े होंगे। 1931 में जब इरविन से समझौता हुआ था तो जेल में बंद भगत सिंह को छुड़वाने में असफल रहे, जिससे महात्मा गांधी की कटु आलोचना की गई। सौंडर्स हत्याकांड के आरोप में, सौंडर्स हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। अंग्रेजों ने जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया, हंटर आयोग का गठन किया और कांग्रेस ने जांच के लिए तहकीकात आयोग का गठन किया। चौरी चौरा हत्याकांड जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ, गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में, जहां उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी को थाना भवन में घेर कर जिंदा जला दिया था। महात्मा गांधी ने कहा, ये असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए अभी तक हमारे देश के नागरिकों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई है, नागरिक उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो आंदोलन गलत समय में हमने शुरू किया, ये हमारी हिमालय जैसी भूल है। तो ये विचार दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हुई। कॉमन पेपर मैथ से कम आएगा, मैथ से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको आप अधिक मैथ ज्यादा मजबूत करने का प्रयास नहीं करना, अदर विषय को मजबूत करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ के किस विद्रोह का, आनंद मठ का पुस्तक सन्यासी विद्रोह के आधार पर लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के लगभग 1800 ईस्वी तक विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व केना सरकार के द्वारा किया गया। जिसका नेतृत्व देवी चौधरानी के द्वारा इसका विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बंगाल बिहार के जमींदारों ने, भूतपूर्व जमींदारों ने इसका, किसानों ने इसका नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू नामक 2 भाई के द्वारा किया गया। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ और इसके आधार पर जो पुस्तक लिखा हुआ है उसका नाम है नील दर्पण, और नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। ज्योग्राफी का टेस्ट कब होता है बाबू? टेस्ट कब होता है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, कि किसका टेस्ट कब होता है इसकी जानकारी तो वास्तविक तौर पर मुझे नहीं है बाबू। ये तो आप देखिए वहां पर कोई मोबाइल नंबर वगैरह जा रहा होगा तो उस पर बात कीजिएगा, तब वही लोग उसके बारे में बता सकते हैं। भगत सिंह को 8 अप्रैल 1857 कैसे लिख दिए? 8 अप्रैल 1857 को जो फांसी दी गई वो थे कौन? मंगल पांडे। 29 मार्च
1857 को उन्होंने विद्रोह किया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे, विद्यार्थी जी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आपने शायद गलत टाइप कर दिया। चलिए, मैथ के लिए कॉमन पेपर आपको बेहतर जो लगे उसको देखिए। थोड़ा मुझे ज्यादा, अरे 10 नंबर का है तो आप उससे छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत सिंपल रूप से देखिए, कुछ क्वेश्चन हल हो ही जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, कहां पर बनाई थी? तो सिंगापुर में बनाई थी। और वो तारीख क्या था? वो तारीख था 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की ओर से जो है उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। और इस सरकार को जापान की सरकार, जर्मनी की सरकार जैसे कई देशों ने सरकार को मान्यता भी दिया। विदेशों में भारत की पहली सरकार जो है 1915 में पहली सरकार का गठन किया गया था। 1915 में गठन किया गया था अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और ये दूसरी सरकार थी। तो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का सेनानायक बने थे। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन जापान में किया गया था रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। ऐसे इसके प्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था प्रथम विचार। और इसका पुनर्गठन करते हुए नेतृत्व संभाले थे सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। जीएस के लिए यह पर है, पीजीटी का जीएस के लिए यही पर है, जीएस के लिए एकदम लाभदायक होगा। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ 1936 ईस्वी में। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका पहला महासचिव जो चुने गए वो महासचिव थे एनजी रंगा। नरेंद्र देव 1934 में पटना में जब कांग्रेस समाजवाद का गठन हुआ तब उसके पहला अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और उसके पहला महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। चलिए, धन्यवाद सुशील जी। राहुल जी आप किधर चले गए? डॉक्टर संपूर्णानंद पहला विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे। ये लोग कहीं भारत से बाहर से नहीं आए थे, ये कोई मध्य एशिया के निवासी नहीं थे, बल्कि ये भारतीय थे। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन सोनपुर में किए थे और लखनऊ में इन्होंने ही उसका नेतृत्व किया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री। मुस्लिम लीग के बाद में जब मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुआ तो मुस्लिम लीग का लियाकत अली को बनाया गया था वित्त मंत्री। रक्षा मंत्री बनाए गए थे बलदेव सिंह। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री सबों का डीएनए का डाटाबेस रखने वाला पहला, यूं तो इसका ने शुरुआत किया गया था दिल्ली की एम्स में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन चूंकि यहाँ ठीक है, जबकि यहाँ पर राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने अब तक लगभग 140 से अधिक डीएनए का डाटा का उसने जो है पूरी तरह से उसको बेस को बनाया है ताकि जानकारी हो सके कि किस परिस्थिति में कब कहां क्या करना पड़ा था। सर जी ये क्लास रोज होती नहीं बाबू, शनिवार रविवार 2 दिन मैं लेता हूं। 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अपने गृह क्षेत्र जहां से चुनाव जीते हैं लखनऊ से किया गया ताकि विश्व को पूरी तरह से या भारत को चलिए पूरी तरह से एक कार्बन
मुक्त किया जा सके, कचरा का प्रबंधन बेहतर हो, उसके कचरा को रासायनिक खाद के रूप में बदला जा सके ताकि किसानों का कृषि कार्य भी बेहतर हो, कचरा से लोगों को मुक्ति मिले, वायु प्रदूषण से मुक्ति मिले, जल प्रदूषण से मुक्ति मिले। इसके लिए जो है सो ये व्यवस्था किया गया स्वच्छ मिशन के तहत। इसका जो शुरुआत हुआ तो स्वच्छ मिशन के तहत इसकी शुरुआत लखनऊ से किया गया है और कचरा प्रबंधन करना बेहद ही आवश्यक है। अब चूंकि करंट अफेयर्स का है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल फैक्ट्री, जिंदल नवीन जिंदल की कंपनी है, फिलहाल नवीन जिंदल चलिए भी बीजेपी के सांसद भी हैं, तो नवीन जिंदल की जो कंपनी है जिंदल आयरन स्टील कंपनी, उसी जिंदल कंपनी में वहां पर जो शुरुआत किया गया है भारत में हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ताकि जो है उससे धुआं जो निकले उससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे, तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन हो, पर्यावरण के, तो यहां पर ये शुरू किया गया हरियाणा में जिंदल फैक्ट्री के माध्यम से, जिंदल फैक्ट्री के माध्यम से हरियाणा में जो है सो ये किया गया है। चलिए अगला सवाल पर आइए। तो बिहार एसएसटी बीपीएससी शिक्षक भर्ती एसएसटी जीएस का जो है 699 रुपया में बैच संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया गया। सुयोग शिक्षक के माध्यम से, सुयोग शिक्षक के माध्यम से यहां पर पढ़ाई की जाती है बेहतर तरीके से, बारीकी तरीके से, क्यों और कैसे के साथ हर तथ्यों को पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको यदि लगता है कि पढ़ाई बेहतर है तो आप यहां से जुड़ करके पूरी तरह अपनी सफलता को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्कॉन के श्री प्रभुपाद को यह पुरस्कार दिया गया, डाक टिकट जारी किया गया, उन पर एक सिक्का जारी किया गया। और राम भद्राचार्य तो अभी फिलहाल आपके जिंदा ही हैं और कह सकते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऑफलाइन क्लास कोई करते हैं क्या, चलिए बताएंगे तो ही लोग। अब अगला जो है एयरबस, एयरबस किसका है, तो एयरबस जो है ये फ्रांस का है। बोइंग किसका है, तो बोइंग का निर्माण जो है, बोइंग जो है यह अमेरिकी कंपनी है, बोइंग अमेरिकी कंपनी है। और इसके मुकाबले के लिए चीन ने अपना स्वदेशी, चीन ने पहला बार जो है यह स्वदेशी यात्री विमान का निर्माण किया है। 2023 से यह प्रयोग में लाना शुरू कर दिया गया है, 2023 से इसको प्रयोग में शुरू कर दिया है। कैसे मिलेगा बाबू, तो उसके लिए पूजा जी यहां कोचिंग आना होगा या उस बात कीजिए तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। 6 से 8 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अरब अमीरात का आबू धाबी, कहां हुआ था, आबू धाबी में किया गया। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से कार्बन और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से वायुमंडल प्रदूषित हो रही है, तो वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरित ईंधन की आज की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जीवन भविष्य के लिए बेहतर हो, उसके लिए पृथ्वी जीवन के लायक रहे, उसके लिए तो आज सारा विश्व में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस प्रकार से हिमालय का ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, आर्कटिक क्षेत्र का बर्फ पिघलता जा रहा है। आप यूनिक पब्लिकेशन में पढ़ाते थे, यहां कैसे बाबू, तो हम तो यहां प्लेटफॉर्म कोचिंग में अमित जी आज से नहीं विगत 15 वर्ष से हम यहां पढ़ा रहे हो, तो वहां पर यहां के बाद जाते थे। बीमा क्षेत्र का देखो, बीमा क्षेत्र देखो यहां पर क्या है, बीमा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई भारत का मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के क्षेत्र में कार्य करता है। आरबीआई का काम है मुद्रा को जारी करना, मुद्रा का साख को नियंत्रित करना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1988 में हुई और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कार्य करता है, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने का, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ विनियामक संस्था, सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम करता है। देखो बीमा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर
वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद। तो जाहिर सी बात है बीमा के लिए तो यही कंपनी ने कार्य करेगी जो बीमा के लिए देखने वाली कंपनी होती है। इसरो ने अपनी किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग को सैटेलाइट 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया? क्योंकि हर सैटेलाइट की एक न्यूनतम की एक आयु होती है। आयु जब उसकी समाप्त हो जाती है तो संभावना होती है कि वह कहीं पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी पर जान माल की क्षति न हो, पर्यावरण को क्षति न हो, उसे कंट्रोल तरीके से नीचे गिराने की प्रवृत्ति रही है। तो कार्डसेट 2। मंदता का अंतरराष्ट्रीय, चलिए तो साइंस वाले सर आपको बताएंगे, सुबह सुबह सड़क पर साइंस वाले सर बताएंगे, इसके बारे में साइंस वाले सर बताएंगे। साइंस के लिए अलग से सर आपके सामने आएंगे और 9th 10th के बारे में विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। हमारे पास प्रश्न फिर आ जाएगा आर्ट्स पोर्शन का, और वो प्रश्न क्या है? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री से क्या नदी निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। सिक्किम के क्षेत्र में भारत से जो निकलने वाली नदियां चलिए होती है, सिक्किम की महत्वपूर्ण नदियां में है तीस्ता नदी। और सिक्किम के क्षेत्र से सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आपका है कंचनजंगा, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये सिक्किम में ही है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मात्र 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इतना इजी क्वेश्चन मत दीजिए, ठीक है बाबू, ये तो मेरे क्षेत्र में नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात तात्पर्य क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे का, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे में इस लड़का लड़की कितना है उसके बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। भारत का शिशु लिंगानुपात जो है वो है 914। भारत का लिंगानुपात है 914। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात होता है वो 972 है अरुणाचल प्रदेश का, 972 है अरुणाचल प्रदेश का। मिजोरम और मेघालय दोनों का है 970। और सबसे कम हरियाणा का है, सबसे कम हरियाणा का है 834, हरियाणा का 834। भारत का लिंगानुपात है 943, 1000 पुरुष पर 943 महिला है, लेकिन बच्चे में मात्र जो है वह 914, अर्थात भविष्य में यह बिगड़ने की संभावना रहती है। बिहार का जो लिंगानुपात जो है चलिए 943। तो भारत का कोरोमंडल तट किधर है? आप देखें तो ये उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। केरला से कर्नाटका का जो तट होता है उसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और कर्नाटका से लेकर के जो बंबई तक का तट होता है उसको बोलते हैं कोंकण तट। भारत में जब तट होती है या तो पूरब होता है या पश्चिम होता है। तो यहां देखिए दक्षिण दिया हो, दक्षिण तो होगा नहीं, पूरब और पश्चिम में कोरोमंडल चूंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है तो ये पूर्वी भाग में हो जाएगा। पूर्वी भाग में उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, और पश्चिम बंगाल में पश्चिम भाग में कोंकण तट और मालाबार तट। नौ 943 जो आपने बताया अमित सिन्हा जी, वो तो है समान लिंगानुपात। जो बच्चे का लिंगानुपात है, तो बिहार में जो लिंगानुपात है, भारत का जो आपने लिखा 943, तो बिहार का जो लिंगानुपात है वह है 918। 1000 पुरुष पर बिहार में, 1000 पुरुष पर बिहार में जो है 918 महिला है। तो भारत का एवरेज लिंगानुपात 943 है और बिहार में वो 918 ही है।
नर्मदा सतना नदी जो है, सतना जो है जो मध्य प्रदेश का, जहां सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, यहां पर एक स्थानीय नदी है जिसे मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ महत्वपूर्ण नगर है वो है जबलपुर। तो ये तो आपका मिला हुआ नहीं है। सरयू, अयोध्या, अलकनंदा, बद्रीनाथ अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों मिला हुआ है, लेकिन नर्मदा जो है सो मिला हुआ नहीं है। नर्मदा जो है उस पर जबलपुर है। गुरुजी डेली, विद्यार्थीगण शायद डेली होता है, शायद ये डेली होता है पवन जी, और डेली कोई अन्य शिक्षक कराते होंगे। मैं जो है पिछला सप्ताह से मेरा शुरू हुआ है, कोई शायद शिक्षक, मैं तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हूँ, कोई शिक्षक जो नियमित रूप से कराते हैं वो नहीं हों, इसलिए मैं आ गया हूँ। ये तो मेरे, तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हम आ गए हैं। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, ये दोनों नदी जब मिलती है तब जो है यह ब्राह्मणी नदी, तब यह ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उसी बैतरणी नदी के रूप में बदल जाती है। उत्तरी कोयल नदी जो कि सोन नदी का, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक है, और आपको पता है सोन नदी गंगा की सहायक है। तो निम्नलिखित गंगा नदी घाटी में उत्तरी कोयल पड़ता है। दक्षिण कोयल और शंख जो है ये दोनों उड़ीसा के क्षेत्र में, दोनों उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। भरतपुर, भरतपुर अर्थात राजस्थान, भरतपुर अर्थात, चलिए बता रहे हैं, प्रदेली होता है। मैं शनिवार रविवार को लेता हूं, अन्य दिन अन्य शिक्षक होते हैं वो लेते हैं। हर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में सुयोग्य हैं और सभी बेहतर तरीके से शैक्षणिक कार्य करते हैं, तथ्यों को सामने रखते हैं। तो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जहां बड़ी पैमाने पर साइबेरिया का जो है सारस पक्षी यहां पर पहुंचता है। बड़े पैमाने पर साइबेरिया का। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु को 2 विभाजन, उत्तर बिहार का 2 विभाजन दक्षिण बिहार का है। तो बिहार का जो है ये विभाजन में कहता है कि सबसे ज्यादा कृषि जलवायु वाले क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। देखिए वो जिला जो आता है, सबसे ज्यादा जिला में आता है बेगूसराय, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, ये जो है सभी जिला आपका बिहार के कृषि जलवायु में जो सबसे बेहतर अवस्था में है, सबसे बेहतर अवस्था में है। तो ये बिहार का ये जो जिला है बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल 13 जिला जो है सो इसमें आता है। अब यहां पर देखिए एक तो दक्षिण दिया हुआ है, तो दक्षिण तो आपका इसे समाप्त हो गया। अब बचा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आपके सामने केवल 2 विकल्प है, तो उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में पड़ता है। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, पढ़कर आपसे ज्यादा छात्र को पढ़ाऊंगा। एकदम विद्यार्थी जी, एक गुरु की सफलता इसी पर निर्भर करती है कितने विद्यार्थी सफल हैं। गुरु द्रोणाचार्य का नाम इसलिए है, परशुराम का नाम इसलिए है क्योंकि क्रमशः अर्जुन और कर्ण जैसे उनके शिष्य हुए। यदि विद्यार्थी सफल होता है तभी गुरु की सफलता है। तो एक गुरु की हरदम भगवान से कामना होती कि उसका विद्यार्थी सफल हो और वह ऊंचे पदों पर जाए, ताकि वो हमारी सफलता उसमें निर्भर करती है। निम्नलिखित पर्वत से कौन गंगा एवं गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो वो है, आप देखो हिमालय पर्वत तो सबसे उत्तर में है, तो ये तो हो नहीं सकता है।
गंगा का मैदान और दक्कन का पठार। तो अरावली देखिए राजस्थान के क्षेत्र में है। अरावली का जो फैलाव है ये गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक के क्षेत्र में फैलाव है। विंध्य पर्वत ही उत्तर दक्षिण में दो भागों में बांटता है। बिहार सीट का बैच बाबू सबके बारे में मुझे नहीं ज्ञात है। चलिए यहीं पर क्वेश्चन जो है सो ये समाप्त हो जाता है। कहता है क युग्म सुमिलित नहीं है, तो देखो डी क्या दिया उपयुक्त में से, ओहो सॉरी, कहता है कौन सुमिलित नहीं है। हाँ तो उत्तर ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम देखो ऐसा लगा दे, ठीक है। हाँ उत्तर ए है। धन्यवाद, आपने बारीकी से उसको देखा और बड़े ही तक उसको सुलभता के साथ देखा है, तो उसके लिए धन्यवाद कि आपने सही तरीके से देखा। धन्यवाद आपको भी राधे राधे, नमस्ते, सब कुछ आपको भी। चलिए आइए अभी हम लोग साइंस करेंगे, साइंस इसका साइंस करेंगे। आइए कॉमन पेपर का साइंस देखिए 8 नंबर आता है लेकिन हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे सेम नंबर डेट ऑफ बर्थ से जब लोग छट जाते हैं तो एक एक नंबर इंपोर्टेंट है, इसलिए 8 नंबर को हल्के में नहीं लेना है। बड़ी इंपोर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में ये कॉमन पेपर का साइंस 8 नंबर का। अगर आप थोड़ा सा अभी से ध्यान दे देंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा, मतलब 8 में आप 8 नंबर ला पाएंगे, और थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो काम समाप्त हो जाएगा आपका। समझ गए बातों को। चलिए तो अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखिए, पूरा टारगेट करना है कि हमको 8 में 8 नंबर लाना है। समझिए बातों को, पूरा टारगेट करना है। समझिए बात। चलिए आइए देखिए, कह रहा क्या आपका पहला, कह रहा कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय आपका एसआई यूनिट क्या होता है। कह रहा है क्या, इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। सबसे पहले रिटार्डेशन का मतलब समझिए। रिटार्डेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज चल रहा है तो कई बार मान लीजिए कि उसका पहले से कुछ स्पीड है तो उसका स्पीड बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे कि देखते हैं ना, कहीं भी उपटानी पर जब ऊपर में आप चढ़ते हैं, कोई है क्या, चलिए देखिए, जब आप ऊपर में चढ़ते हैं ना तो आपका स्पीड क्या होता है, घटने लगता है, और जब नीचे में ढुलकते हैं ना तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ने लगता है। समझ गए। तो वही जब स्पीड कम होता है ना किसी भी गाड़ी का, तो उसी को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यानी कि जब ब्रेक लगाते हैं तब आपका ये काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी था, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कि यहां पे आपका कोई भी व्हीकल था। समझिए बातों को, देखिए और ऐसे गाड़ी बना लीजिए, ठीक है ना। देखिए हमारा गाड़ी पे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ठीक है। ओए डुलानी नहीं, तो उपरानी वाला हो गया। हाँ ये हमारा गाड़ी है, इधर जा रहा है। समझो बातों को, देखो, और इसमें चक्का लगा लगा, समझा देते थोड़ा सा, समझो बातों को। देखो देखो, अब मान लो कि ये किसी बेग से पहले जा रहा था, ठीक है ना। इनिशियल बेग आपका इसका मान लो कि यू था, ठीक है, और फाइनल बेग इसका भी हो गया, ठीक है। और ऐसा मान के चलना है ना, ये अगर गाड़ी है अपना ना, ये अगर आपका यानी कि गाड़ी है तो इसका स्पीड मान लो कि उपरानी पे कहीं पे चढ़ रहा है तो इसका स्पीड क्या हो गया। अरे वेट करो, भी देखो इसका स्पीड कैसे हो रहा है, तो घट रहा है। आपका स्पीड इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि आप ये डिसाइड कर लिए कि सर इसका जो आपका u है यानी कि इनिशियल वेग है, ये ग्रेटर देन है किससे, v से, यानी कि आपका फाइनल वेग से आपका ये ग्रेटर देन है। समझिए बातों को। अब हुआ क्या कि जैसे ही आप त्वरण लिखे, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, तो आप क्या लिखते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हंसना नहीं ज्यादा, इधर देखो हमारा गाड़ी सही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, v माइनस यू बटा में t। तो अब आप क्या देखेंगे कि सर v तो छोटा है और u बड़ा है, तो एक मतलब यहां जो त्वरण आएगा हमारा, जो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और यही नेगेटिव त्वरण जो होगा हमारा क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहलाता है। समझ गए बातों को, यही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है, या मंदक कहलाता है, या मंदन कहलाता है। समझ गए बातों को, यानी कि स्पीड को धीरे धीरे घटना। लेकिन ये नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। यूनिट बात तो वही होगा जो त्वरण का होगा, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होगा। अच्छा, इसका कई बार डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है। यहां देखो डायमेंशनल फार्मूला इसका, देखो इसका क्या आपका डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्म देखो।
त्वरण के लिए क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए तो एल और सेकेंड के लिए क्या होता है आपका, तो टी के स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल और टी माइनस में 2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। लेकिन कई बार इस फॉर्मेट में वो नहीं देता है, तो सर इसका कौन फॉर्मेट में दे सकता है, तो देखो एम एल और टी माइनस में 2, लेकिन एम का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, 0 लगा दो। समझ गए बात, तो कोई क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर 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 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म का एक नंबर लिख देता हूं, इस पे आप कॉल करिएगा, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। रुकिए, प्लेटफॉर्म कोचिंग का नंबर लिखता हूं, लिखिए, इस पे इंक्वायरी नंबर लिख देता हूं, उनसे समझिएगा, सब कुछ बता देंगे। आप पहले क्यों नहीं आए थे? चलिए, आप लोगों से भी इंतजार है, देखिए क्लास चल रहा है अभी, इनका पहले बार मतलब टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, तभी आए थे। ठीक है, दिख रहा है आपको मिठाई? खींच लीजिए। ठीक है, अच्छा से पढ़ाइएगा स्कूल में, हाँ। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत दूर है तो कैसे खाएंगे, आपके मतलब हम ही खा ले रहे हैं। चलिए, हाँ आए होंगे, पता नहीं, वो सुबह में रहते हैं, तो मैं भी आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नवीन सर से मिले थे, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सर आएंगे बाहर में, सर को भी खिलाइए, सर को मिठाई खिलाइए। चलिए कोई बात नहीं, सर को मिठाई खिलाइए, अपने यहाँ मैथ पढ़ाते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए समझ गए इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आप लोग भी आइएगा, ठीक है ना। हाँ, इसे नहीं कि गली सिलेक्शन लेकर देख रहे हैं, अभी तक लोग आ ही रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आगे खूब तरक्की करिए अच्छा से। अच्छा इधर बस सर, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। सर बताइए टेस्ट, अरे नंबर 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 लिख देते, नंबर लिख लो, इंक्वायरी नंबर है, इसको लिख लो जल्दी से, 9162068342, ये नंबर है, ठीक है ना। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लो या लिखो जल्दी से, मैं इसको मिटाऊंगा, एक्सप्लेन करना है हमको इस पे, जल्दी से। हो गया, हटाएं, अरे हटाएं, ये इंक्वायरी नंबर है, जल्दी से। चलो अब इसको हम हटाते हैं, चल देखो इधर देखो, कह रहा है कि सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक आपका नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने के समय नोट किया। मतलब घर तक पहुंचने की दूरी और समय को नोट किया, ठीक है। इस डेटा से वह किसकी गणना करना चाहता। देखो दो चीजें होता है, समझो बातों को। देखो जैसे कि मान लो कि यहां पे लाल किला है, समझो बातों को, ये क्या है आपका, तो लाल आपका किला है और यहां राहुल जी का घर है, समझिए ये क्या है आपका, तो राहुल जी का क्या है आपका, तो घर है, क्या है आपका, राहुल जी का घर है, समझिए बातों को, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया। अब जब मेंशन नहीं किया है तो मान लीजिए कि लाल किला से घर की बात कर रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, वो टेढ़ा मेरा भी घूम करके जाता हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तब मान लीजिए कि अगर यहां से यहां का ये दूरी है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि लाल किला से राहुल जी के घर जाने में वो दूरी ऐसे हो, ठीक है ना, ऐसे हो, समझ गए बातों को,
ठीक है। तो अगर ऐसे होगा तो यहां पे आपका दूरी बराबर आपका विस्थापन होगा, अगर एक गो रूट ये होगा तब। और तो एगो ये रूट होगा, एगो ये रूट होगा, तो ये कहलाएगा आपका विस्थापन और ये रूट क्या कहलाएगा आपका दूरी कहलाएगा। समझिए बातों को। तो इस कंडीशन में जो हम लेते हैं वो दूरी लेते हैं, क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, विस्थापन नहीं। जब वो बोला होता कि वो दोनों सब मतलब लाल किला से लेकर के घर के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता वही है, तब हम विस्थापन लेते हैं, यानी कि मानते कि बिल्कुल वो सीधा है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। तो एक मतलब हम यहां के लेंगे दूरी। तो जब हम दूरी लिए और समय लिए तो हम क्या निकाल सकते थे, देखो दूरी और समय, दूरी बटा में आपका समय जो होता है ये क्या देता है आपका चाल, यानी कि इसी को हम गति कहते हैं या इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। समझ गए बात, क्या कहते हैं स्पीड, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर यहां वेग की बात हम करते हैं तो वेग जो होता है आपका, यानी कि जो आपका वेग होता है ये क्या होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में आपका डियर समय होता है ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन बटा में समय होता है क्या कहलाता है आपका, वेग कहलाता है, ठीक है ना। अगर त्वरण की बात करते हैं तब वेग में परिवर्तन की दर ही आपका त्वरण कहलाता है, यानी कि त्वरण आपका क्या होता है डियर, तो ये क्या होता है v माइनस में u बटा में आपका t होता है, ये वेग में परिवर्तन के दर है जो आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। समझ गए बातों को। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, कह रहा है क्या, मार्ग में मौजूद कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। समझो बातों को, देखो अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे पहले के जमाना में थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है ना, 5-10 साल पीछे। अभी तो जनरली सबके छत वाला घर है, लेकिन पहले छत वाला घर ज्यादा लोग के पास नहीं था। गांव में 1-2 आदमी का होता था उसका कोठा, तो उसमें सब जाता था घूमने के लिए, बोलता था कि चलो थोड़ा सा हमको भी छत पे चढ़ने देना, बांस वाला सीढ़ी होता था जनरली। ज्यादा लोग के पास क्या था कि आपका खपड़ा वाला घर होता था। तो उस खपड़ा वाला घर जब देखता था ना, खपड़ा जब फूट जाता था कहीं का, तो उसमें रोशनी अंदर आने लगता था और वो दीवार पर कहीं पे पड़ता था। जब उसको गौर से अगर देखा होगा ना तो देखता था उसमें क्या कि जो रोशनी आता था तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल जो वो चलते हुए नजर आता था, ऐसे ऐसे झिलमिल 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 चलते हुए नजर आता था ना। तो वो जो पार्टिकल जो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। या मान लो कि थोड़ा बारिश उरिश हुआ है, तब जैसे कि मान लीजिए कहाँ घना गाछी उछी है और उसके बाद मान लीजिए कि सूर्य का रोशनी यानी कि धूप उगा है, तो देखना उसमें भी जो रोशनी आता है ना वो पूरा पूरा देखना ना, तो उसमें भी पार्टिकल आपको चलते हुए नजर आएगा, तो वही क्या कहलाता है आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकीर्णन के कारण जो कण उसमें जो प्रकाश के द्वारा कह रहा है कि मार्ग में मौजूद जो मार्ग है ना प्रकाश का, उसमें जो कण मौजूद होता है प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और प्रकीर्णन के वजह से ही आपका आसमान कैसा कैसा दिखता है आपका, बताओ। ठीक है सर, आपका ओ मेरा घर कहाँ है, क्या करोगे जान के। ठीक है, देखिए ये प्रकीर्णन के कारण जितना भी आपका कलर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा ना, प्रकीर्णन आंसर लगा देना, सही हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि उगते हुए या डूबते हुए जो आपका सूरज है वो लाल रंग का यानी कि थोड़ा लाल नारंगी दिखता है, वो कि प्रकीर्णन के कारण ही आपका लाल दिखता है। ठीक है ना, लाल आपका दिखता है। ठीक है ना, समझ गया बातों को। तो ये सब प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। जैसे भी कलर आएगा क्वेश्चन में आपको प्रकीर्णन ही लगा देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे इधर समझिए, आगे समझिए, इधर देखिए। देखिए कह रहा है क्या, किसी मशीन के गतिशील पुर्जे में जो आपका उपयुक्त 3 मुख्य स्नेहक, स्नेहक का मतलब समझिए लुब्रिकेंट। देखिए जो आपका लुब्रिकेंट होता है, जो लुब्रिकेंट होता है ना, इसका काम क्या होता है, जो मशीन का पुर्जा है उसके बीच में अगर घर्षण हो रहा है ना तो उसके घर्षण को कम करना, यानी कि फ्रिक्शन को कम करना, अच्छा से उसको स्लाइडिंग होने देना। क्या करना, उसका काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। इसका काम क्या है आपका, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को क्या करना, कम करना। समझ गए बात, तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को क्या करना, कम करना। ठीक है, लुब्रिकेंट का काम होता है।
तो यहाँ कौन कौन सा लुब्रिकेंट है, तो देखो जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यानी कि ऑयल, ग्रीस और आपका ग्रेफाइट होता है, ये लुब्रिकेंट का आपका काम करता है। ठीक है, ऑयल जैसे मान लीजिए कहीं पे भी तेल डाल देते हैं तो अच्छा से आपका स्लाइड होने लगता है, समझ गया। चाहे आप ग्रीस भी डाल देंगे, जैसे ग्रीस क्या होता है ना कि सेमी लिक्विड होता है, ना ज्यादा सॉलिड होता है और ना कंप्लीट लिक्विड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट आपका चूर्ण टाइप का होता है, एकदम पूरा, जैसे कि मान लो कभी कार्ड पत्ता खेले हो कॉलेज में, मतलब हॉस्टल में जनरली लोग खेलवे करता है एक दो बार, ठीक है ना, देखो तो उसमें पाउडर लगा देता तभी वो छालने लगता है। ठीक है ना, छालने यानी कि उसका फ्रिक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया, फ्रिक्शन कम कर दिया। तो ग्रेफाइट आपका चूर्ण होता है, इसको भी लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछता है, देखो जब ये पूछेगा ना घर्षण आपका, यानी कि घर्षण फ्रिक्शन की बात करेगा, फ्रिक्शन की बात करेगा तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये लाइन याद रख लीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक आपका फ्रिक्शन जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, तब होता है आपका स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तब आपका क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग आपका फ्रिक्शन होता है। समझ गए बातों को। आज स्टैटिक को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, स्लाइडिंग को सर्पी बोलते हैं हिंदी में, और रोलिंग को लोटनी घर्षण बोलते हैं। ठीक है सर मैं आपके सीतामढ़ी, सर मैं आपको सीतामढ़ी में देखा हूँ हाँ तो मेरा घर है वहां, तो क्यों नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे समझिए बातों को, देखिए समझिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है, तब आपका स्लाइडिंग, देखो स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ है, स्लाइडिंग मतलब जो स्लाइड कर रहा है, और रोलिंग मतलब जो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे कि देखो कोई को बॉल है, उसको नचाओ मतलब ढुलकाओ, एकदम तेजी में जाते रह जाएगा क्योंकि वो रोल कर रहा है। ठीक है ना, और स्लाइडिंग मतलब जैसे कि मान लो कि किसी चीज को रेक्टेंगल है उसको ठेलो तो वो स्लाइड कर रहा है। और स्टैटिक का मतलब क्या, कोई चीज रुका हुआ घसकिए न रहा है, मतलब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है ना, हिंदी भी बताइए ना गुरुजी, हिंदी लो लो लिख देते आ दो। इसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, एस्थेटिक आपका घर्षण, घर्षण इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, और इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण बोलते हैं, या कई बार रोलिंग भी लिख देते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं लोटनिक, लोटनिक घर्षण, घर्षण बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े डियर, बताओ बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, ओके सर ठीक है, चलिए समझिए। अरे एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, बस आप हम जितना कहते हैं ना उतना कर लेगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 8 में 8 ठोक करके आएगा, इतना जान लो। देखो कह रहा कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 कार्बन के आपका परमाणुओं से बंध होता है। ठीक है, यह आपका षष्टकोणीय व्यू आपका संरचना होता है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब 3 गो कार्बन से आपका जुड़ा होता है। उसके बाद ये षष्टकोणीय मतलब 6 आकार वाला, मतलब 6 गो सतह वाला आपका ऊपर तक बन जाता है। समझ गए बातों को। ठीक है, तो यही कह रहा है, तो ये किसका संरचना होता है, तो ये संरचना आपका ग्रेफाइट का संरचना होता है। किसका होता है, आपका ग्रेफाइट का संरचना होता है। ठीक है ना, देखिए हीरा भी आपका और ग्रेफाइट है, तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों किसका, कार्बन का ही अपरूप है। आप कौन है, क्या नाम है चलिए देखिए समझिए बातों को। देखिए तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन होता है, तो समझिए बातों को, जो कार्बन है ना तो इसी का आपका अपरूप, यानी कि आपका कार्बन, कार्बन के आपका अपरूप है। ये कौन कौन है बताओ, तो जैसे कि आपका हीरा हो गया, यानी कि डायमंड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब किसका अपरूप है, तो ये सब कार्बन का ही अपरूप है। समझिए किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। टीजीटी का क्लास लेना है, कैसे ले, प्लेट जो नंबर दिए ना उस पर आपको कॉल करना है, नंबर दिए उस पर कॉल करना है। चलिए 5 मिनट सर, 5 मिनट बस हो गया। देखिए कह रहा है क्या, कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचना जिन्हें हम क्या, तो सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में कौन सा, देखिए सेंट्रियोल कहा जाता है, तो जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है वो सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम में आपको 2 बेलनाकार आपका ये संरचना होता है, किसका, आपका सेंट्रियोल को 2 बेलनाकार संरचना आपका होता है। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम में आपका
दो बेलनाकार संरचना होता है। इसमें क्या होता है आपका, तो आपका दो आपका बेलनाकार संरचना वाला आपका सेंट्रियोल होता है, ठीक है ना, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल आपका होता है। समझ गए बात? तो चलिए आगे देखिए, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। देखिए कह रहा आपका कि आपका विभिन्न प्रकार के अस्थाई उत्तक के निर्माण के लिए, यहां ध्यान देखना, कई बार लोग इसमें सीधे अस्थाई उत्तक के आंसर ठोक देता, गलत हो जाएगा। अस्थाई उत्तक के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिका को अलग अलग किया जाता है। देखो तो आंसर आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा। इस बात को मैं समझाता हूं, पहले देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका अस्थाई नहीं है, अस्थाई कोशिका है। तो अस्थाई कोशिका बनने के लिए ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से पहले कोशिका का विभाजन होता है, और जो विभाजन, जैसे कि मान लो कि कोई फूल, कोई कली है, मतलब मान लो जैसे कि कोई पेड़ पौधा भी विकसित हो रहा है, तो उसका पहले कली है, पहले वो फूटेगा, तब जाकर के उसमें से अलग अलग चीजें, डार पात सब निकलेगा, तो धीरे 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 वो कठोर होगा, यानी कि अस्थाई होगा। लेकिन उस समय वो मेरिस्मेटिक है। कहने का मतलब क्या है कि वो विभाजित हो सकता है, इसको हम विभाज्य उत्तक भी कहते हैं, यानी कि ये विभाजित होता है, ठीक है ना। तब इसमें से जो निकलता है आपका सब अलग अलग साइड साइड में, तब वो जाकर के बाद में अस्थाई बनता है। समझ गए बातों को, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वही होता है। समझ गए बात, ठीक है। तो ये मेरिस्मेटिक होता है। अब देखो यहाँ दो और चीज लिखा है, कोलेन काइमा। ये कोलेन काइमा का काम क्या होता है, पौधा के अंदर आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है पौधा के अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि देखता है ना, पौधा के कोनो एगो लकड़ी, मतलब पौधा में से कोनो एगो डाली निकल रहता है, उसके ऊपर चिड़िया बैठता है तो यूं यूं हिलते रहता है, लेकिन टूटता नहीं। तो का मतलब फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से नहीं टूटता तो है ये फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपका प्रदान, फ्लेक्सिबिलिटी आपका प्रदान करता है। और ये स्केलेन काइमा क्या होता है, जैसे कि मान लो अब देखिएगा ना पौधा को, तो उसके साइड साइड से एकदम पूरा मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, कठोर हो जाता है, ठीक है। तो वो कठोरनेस जो आता है ना, हार्डनेस जो आता है वो स्केलेन काइमा की वजह से। तब पौधा में आपका, यानी कि पौधा में हार्डनेस आता है, हार्डनेस आपका आता है किसके वजह से? आपका स्केलेन काइमा के वजह से, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देगा। अगला देखिए, करा मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा? जैसे कि मान लीजिए हम कुछ खाना पीना खाए, तो हमारे अंदर जब वो खाना पीना गया, ठीक है, खाना पीना जब हमारे अंदर गया ना, तो उसको ना सबसे पहले उसको एसिडिक बनाया जाएगा, नहीं कि उसको पचाया जाएगा, मतलब उसके ऊपर ना पूरा एसिड टाइप का चीज जला है। तो आप कहेंगे सॉरी, एसिड टाइप का जब चीज होगा तो हमारा पेट वो जल जाएगा अंदर से ना। नहीं, पेट नहीं जलेगा। क्यों बताते, देखो इसके हमारे अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका उत्पन्न होता है, यानी कि आपका HCl, यही क्या है आपका, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड है। ये कौन सा एसिड है आपका, समझिए, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड है। समझे बातों को। अब ये इसका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सर, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, तब तो सॉरी हमारे पेट को जला देगा? नहीं जलाएगा, क्योंकि हमारे पेट में इस स्ट्रॉन्ग एसिड से बचने के लिए साइड में म्यूकस होता है, तो उस म्यूकस की वजह से हमारा ये नहीं जलता है, ठीक है ना। इस HCl से हमारे पेट को कौन बचाता है? HCl से हमारे पेट को, इससे हमारे पेट को म्यूकस बचाता है। म्यूकस क्या करता है, तो बचाता है। समझ गए बातों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, ठीक ठाक। आइए कॉमन पेपर में मैथ्स देखेंगे। बहुत ही मजेदार तरीका से जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे बिल्कुल एकदम खतरनाक होगा। आएंगे इसमें मैथ्स केवल 8 मार्क्स का रहेगा बुआ। देखिए पहला ही प्रश्न आपका है, सबसे पहले अंदर सॉल्व करो। तो ये रूट के अंदर में 36 है, सबसे पहले इधर सॉल्व करोगे, सबसे अंदर में रूट के अंदर में 36 है मेरे प्यारे साथियों। 36 का वर्गमूल 6 और 19 और 6 कितना होता है 25, और 25 के अंदर भी रूट है, तो रूट के अंदर 25 है, तो 25 अगर बाहर निकालोगे रूट से तो कितना जाएगा 5, और गुना में 88 है, सीखते जाओगे तो 88 पचे कितना होगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 44, और प्लस में 188 185 है, जोड़ोगे 8 4 12
4 और 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 625। ये भी रूट के अंदर में है, तो 625 का वर्गमूल निकालोगे तो 25 होगा, और ऑलरेडी पहले से 56 है। 25 और 56 जोड़ोगे 6 5 11 5 2 7 1 81। 81 का वर्गमूल देखोगे तो 9, कितना हो जाएगा 9 होगा। अंदर से सॉल्व करोगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 होगा। ठीक है साथियों, आइए लगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब हो गया HCF। क्या HCF, क्या हो गया HCF। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यहां से 9 चौके 36, अगर हम 36 पहले 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27, देखो 9 तिया HCF मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। 9 तिया 27 हो गया, 9 दूनी 18, यहां से कॉमन लेते 9 पचे 45, 9 दूनी 18, और इसमें से अब 4 कॉमन, ये दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 9 पहले से 4, तो 9 चौके 36, 4 बाहर निकालोगे तो ये 8 चौके 32 होता है, 13 चौका 52। तो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट जो कॉमन ये दोनों में क्या होगा 36 होगा। तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 36 ही होगा। अरे हाँ या ना। एक आवश्यक सूचना आपके लिए, सभी बच्चों को सुनोगे, कॉमन पेपर और PRT की मैथ्स मेरे द्वारा यानी कि सौरभ सर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और एक बात एकदम गौर से सुनोगे, ध्यान दोगे, आपके लिए एक बैच हम लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं 9 PM पे। कितना PM पे? 9 PM टू 10 PM। ये रात की प्रत्येक दिन रात में सैटरडे संडे को छोड़कर मंडे टू फ्राइडे ये चल रहा है यूट्यूब पे। कौन सा चैनल? तो रेलवे प्लेटफॉर्म करके, रेलवे उसमें लिखा होगा, थंबनेल रेलवे का लगा होगा, लेकिन आप उसमें पढ़ोगे 100% है बेनिफिट होगा। मैं सारा क्वेश्चन पहले इसी का क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस बैच में कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप यहां पे आके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी HCF कई तरीका से निकाल सकते हो आप। HCF इस तरीका से भी निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे करके। तो हमारा आंसर लास्ट में 36 ही आना है। आगे बढ़ते बोला गया 1 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है 1 वर्ष, 1 ईयर पहले, 1 ईयर पहले साकेत और तिलक, साकेत और तिलक की आयु क्रमशः 5:6 में है। 4 वर्ष के बाद प्लस में 4 ईयर के बाद बोला गया यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, एज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। 5 से 6 हुआ 1 का डिफरेंस, 6 से 7 हुआ 1 का डिफरेंस, ठीक है। 6 से 7 हुआ 1, और यहां से देख रहे हो -1 से 4 हुआ, -1 से 4 का मतलब होता है 5 साल। तो 1 की मान 5 हो गया, 1 की मान 5 हो गया। तो वर्तमान मान आयु ज्ञात करना है किसका? तो साकेत का। तो यहां 5 बराबर 1 की मान 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 ईयर। ये कब? 1 साल पूर्व की बात बोला जा रहा है। तो 1 साल पहले 25 साल का था, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? आज जो है 26 साल का होंगे। कितने वर्ष के होंगे? तो 26 वर्ष के। आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए बच्चे, जो हम बता रहे हैं 9 PM से जो आपकी मैथ क्लासेस हो रहा है, अगर किसी भी बच्चे को जुड़ने में 9 PM टू 10 PM जुड़ने में तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म करके चैनल है, अगर आपको दिक्कत होता है तो एक आपको टेलीग्राम पे भी हम जो है लिंक शेयर करवाते हैं, वहां से भी जुड़ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से 8 नंबर के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। एक नाम देते हैं SAURAV, सौरभ मैथ्स। तो सौरभ मैथ्स ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे भी उसके लिंक हम प्रत्येक दिन 9 बजे डाल देते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी अगर तुम ज्वाइन करोगे तो कॉमन पेपर के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म चैनल पे इत्मीनान से उस लिंक पे टच करोगे, जाओगे, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे, बस आपका जो है इनरोल हो जाएगा। और प्रत्येक दिन 9 बजे, शाम में 10 बजे एकदम 100% समझ में आएगा। यार इतना मजा आ रहा है पढ़ाने में भी, बच्चे को भी इतना बेहतरीन फीडबैक है कि आप सोच नहीं सकते। एक बार जरूर करके देखो। अभी हम 3-4 क्लासेस लिए हैं, बेसिक क्लासेस लिए हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर आपका कॉमन पेपर का आता है, इसमें 8 मार्क्स के लिए 100% हम उसमें कराएंगे, ठीक है।
तो इस चीजों को थोड़ा सा एक बार कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, यहां से केवल बच्चे लोग को पीडीएफ और आपके लिए जो है क्या, तो सर जी क्लास वहां पे जो इनरोल होगा वहां से इसकी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप कर सकते हो। आपके लिए इतना तो हम कर रहे हैं, सभी बच्चे के लिए, आप भी उसमें जुड़ जाओगे, मजा आएगा। बच्चे आ जाओ। बोला गया हरि, यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितना % कम है। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लासेस में ये क्वेश्चन कराए थे, आज की क्लासेस में ये क्वेश्चन कराए थे। मुझे मालूम है जब अधिक देगा तो कम ही पूछेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 20% अगर अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। जब मान को कम करना रहे तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक ऊपर में रह जाएगा 5 1 6 और 1/6 16 सही 2/3% आंसर होगा। जो 20% मार रहे गलत मार रहे हैं, इसको सीखिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को अलग तरीका से करते हैं। ये तो हम, जब तक आप इसका बेसिक नहीं जानोगे तब तक ये तरीका भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखोगे। बोला गया हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। एक हरि है, एक मधु है। मधु की आय अगर 100 होगा तो हरि की आय 120 होगा। ठीक है, चाहो तो रेशियो ले सकते हो, आप 2 से काटोगे ये 6 हो जाएगा, ये 5 होगा। हरि की आय 6, मधु की आय 5। बोला गया मधु की आय हरि के आय से कितना % कम है। हरि की आय मधु की आय से, बताओगे हरि की आय मधु की आय से कितना % कम है। तो सर मधु की आय हरि की आय से 1 कम है। कहां से, तो 6 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% की कमी होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। हाँ, एक बच्चे कह रहे सर आज क्लास में बताए हैं। बोलो आज बताए हैं। देखिए आप यहां ऐसे करो, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें न्यू जुड़े होंगे, हम उस तरीका से बता देंगे तो दिमाग से निकल जाएगा। तो हम इसको बेसिक बताए हैं। हम क्या बोले, गारंटी है कि अधिक रहेगा कम पूछेगा, कम रहेगा तो अधिक पूछेगा। है बच्चे आज किए भी हैं सारे बच्चे। बोला गया है कि 540 पर 6% वार्षिक दर से 3.1/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना किया जाता है तो ब्याज की प्राप्ति होता है। तो ब्याज जब निकालना रहेगा तो 540 का ये दोनों आपस में गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे। तो बताओगे, दोनों गुना करेंगे। 3 दूना 6 6 1 7 बटा 3 दूना 6 6 1 7 बटा 2, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 7 21%। तो ब्याज हमारा 21% बना। 21% हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। 0 से 0 कट गया, 54 गुना 21 करेंगे, यही हमारा ब्याज होगा। सर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 दूनी 8 5 13, 13 का 3 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव, तो 113.40 पैसा, ये हमारा आंसर हुआ। मैं आज फर्स्ट बार जुड़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप फर्स्ट बार जुड़े तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा बुआ। बोला गया ABC एक काम को 6 12 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कितना दिनों में करेंगे। देखोगे इसमें टोटल वर्क मानना है। ए बोला गया है कि 6 दिनों में कर लेता है किसी काम को, बी जो है 12 दिनों में कर लेता है और सी 24 दिनों में कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों 6 12 24 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो टोटल वर्क हमने 24 माना। एक व्यक्ति 6 दिनों में 24 काम किया था, 1 दिनों में क्या करेगा, तो सर 1 दिनों में 4 काम करेगा। 12 दिनों में 24 काम तो 1 दिनों में 2 काम। 24 दिनों में 24 काम तो 1 दिनों में 1 काम। ये सबकी क्षमता निकल कर आ गया। क्षमता 1 दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो और बोला गया साथ मिलकर अगर करेगा, A + B + C तीनों मिलकर करेगा तो टोटल काम 24 है। तीनों मिलकर अगर करता है तो एक बात बताओगे, तीनों मिलकर करता है तो मेरे प्यारे साथियों 1 दिन में ये A 4 काम करेगा, B 2 काम करेगा, C 1 काम करेगा। 4 2 6 1 7, तो 1 दिन के में 7 के हिसाब से काम होगा तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 7 या 21 3, ये हो गया। तो 3.3/7 दिन, 3.3/7 दिन, आंसर ये हो जाएगा।
आ जाओ। बोला गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटा की समान चाल से चल रही है और 20 मिनट में यह कितना दूरी जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। 75 किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है। 20 मिनट है समय, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग। 20 तिया 60, 25 तिया 75, तो 25 किलोमीटर जाएगा। कितना दूरी जाएगा? 25 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? बी होगा। बोला गया एक दुकानदार ने कुछ वस्तु 77 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचा और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बोला गया देखो 77 रुपए में बेचा है, 40% का लाभ कमाए। यदि 6% लाभ हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहां से सबसे पहले क्रय मूल्य निकालो कि 77 में बेचा, 40% का लाभ हुआ तो 40% का फ्रैक्शन मान 2/5। 5 की वस्तु पे 2 का लाभ, तो कितना में बेचे हो? तो 7/5 में बेचे हो। और बेचे कितना में? 77 में। 7 से काटोगे 11 7 77, ये उधर जाएगा तो 11 5 55, ये हो जाएगा 55 रुपया में खरीदा गया वस्तु। अब जब बेचने की बात आया, बोला गया 6% का लाभ करना है, तो 55 की वस्तु है, 6% के लाभ करना है मेरे प्यारे साथियों। तो 6% का लाभ करना है तो 106% में वस्तु बिकेगा। कितना बिकेगा? 106 में बिकेगा। 5 से काटोगे ये 20 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये 11 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 53 हो जाएगा। ये हुआ अब सही तरीका। ठीक है, अब गुना कर दोगे इसको तो सर ये 3 5 3 8 5, एक अंक के बाद 16, तो 58 रुपया 30 पैसा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। 68 का सी दिया है, 68 का सी दिया है, 7 या 21, 68 का सी दिया है। तो ठीक तो है बउआ, 68 का हमने सी ही मारा है, दिक्कत क्या है? टेस्ट का टाइमिंग बउआ सुबह शाम दोनों टाइम में है। बाकी बात विशेष जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क कर लोगे। चलिए, आज कॉमन पेपर का क्वेश्चन समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बोलिए कैसा लगा मैथ्स, बच्चे बताओगे। और जिन बच्चे को परेशानी हो रही मैथ्स में, तो रेलवे प्लेटफॉर्म करके चैनल है, हम आपको बताए हैं, प्रत्येक दिन रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा ही मैथ्स बहुत ही खतरनाक तरीका से पढ़ा रहे हैं। आप उसमें इनरोल होकर जरूर पढ़ लीजिएगा, खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चैनल का नाम क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर में आएगा 100% है, हम उसमें पढ़ा दिया करेंगे, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। एक बार बताओ, मेरा नाम सौरभ सर हुआ है, और नाम में क्या रखा है? काम देखो मेरा जबरदस्त रहता है। ये हम नहीं, आप खुद कहते हैं। हाँ, फ्री में चल रहा है, हम पैसे लगाकर नहीं पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे हैं उस पे। सौरभ सर का एक बार मैथ देख लो, फिर दुनिया का कोई भी मैथ हो, अगर जो चैप्टर हमसे पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ये तय है। तरीका एकदम बिल्कुल शॉर्ट रहता है, यूट्यूब पे ही है, प्लेटफॉर्म रेलवे करके। और उसकी जानकारी, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर इनरोल होने में दिक्कत होगा, तो एक बताए टेलीग्राम सौरभ मैथ्स करके, एक बार इसमें आप स्पेलिंग सही लिखोगे, देख लो एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे तो इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ यहाँ पे जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि यहीं से आपका क्लास का लिंक जब जाएगा तो आप जो है यूट्यूब पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इनरोल होने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ये एक टेलीग्राम चैनल की हम आपको बताएं, इस टेलीग्राम चैनल पे एक बच्चे कह रहे सर मुस्कान लाजवाब। चलिए ठीक है बच्चे, फिर आपसे मुलाकात होते रहेगी। है कॉमन पेपर जो प्रत्येक दिन टेस्ट होता है उसमें भी डिस्कशन मेरे द्वारा ही कराया जाता है, और सैटरडे संडे वाला में भी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे कॉमन पेपर के लिए
केवल पास कर जाओ, मतलब एकदम जबरदस्त 8 में 8 मार्क्स ले आओ, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।